दोस्तों, अगर आपने यह टॉपिक पढ़ रखा है तो भी यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बेस्ट रिवीजन होगा। और अगर आपने यह टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना हमेशा 90% से ऊपर होती है। जैसा कि शुरुआत में ही आप लोगों को पता चल चुका है कि यह वीडियो की सीरीज है जिसमें हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं और जिनको याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्री और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द व्यूअर्स चॉइस में। दोस्तों, पीछे के वीडियोस में हमने स्वर के बारे में बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। अब हम लोग व्यंजन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, व्यंजन के बारे में बात करने से पहले आइए हम लोग समझते हैं कि हमारे मुख में वो कौन कौन से स्थान हैं जिनका इस्तेमाल करके हम विभिन्न ध्वनियों को निकालते हैं। दोस्तों, जब हवा हमारे फेफड़ों से चलती है तो वह हमारे मुख के विभिन्न भागों से होकर गुजरती है, जिनका इस्तेमाल करके हम विभिन्न ध्वनियों को निकालते हैं। इनमें से कुछ स्थान इस प्रकार हैं। दोस्तों, जब हवा हमारे फेफड़ों से निकलती है तो जो सबसे पहला स्थान है जहाँ से हम ध्वनियों को निकाल सकते हैं वो होता है कंठ। कंठ यानी कि गला। गला के बाद नंबर आता है तालू का। दोस्तों, जब आप अपनी जीभ को मोड़ोगे तो सबसे पिछला हिस्सा जहाँ पर आप अपने जीभ से टच कर सकते हो वही तालू होता है। इसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा यानी कि जो दांतों के पीछे का जो स्थान होता है उसे ही मूर्धा कहते हैं। दोस्तों, जब जीभ से आप बिल्कुल पीछे टच करोगे तो वो तालू है, और दांत, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको दो बराबर भागों में बांट दो तो पीछे वाला भाग कहलाएगा तालू और आगे वाला भाग कहलाएगा मूर्धा। दोस्तों, मूर्धा के बाद बारी आती है दांत की। तो दांत हम लोग जानते ही हैं। दांतों, जो हमारे जीभ होता है वो दांतों को स्पर्श करके विभिन्न प्रकार से हम ध्वनियों को निकालते हैं। और इसके बाद आती है बारी होठ की, जो हमारे मुंह का सबसे बाहरी भाग है। वहाँ से भी विभिन्न ध्वनियों को निकाला जाता है। दोस्तों, जब हम इन स्थानों से ध्वनियों को निकालते हैं तो उसके अनुसार हम उनको अलग अलग वर्गों में रखते हैं। आइए इनको समझते हैं। दोस्तों, जब हम कंठ से कोई ध्वनि निकालते हैं तो उसको कंठ्य वर्ग में रखते हैं। कंठ से जब ध्वनि निकलेगी तो कंठ्य वर्ग। इसी प्रकार जब हम तालु का इस्तेमाल करके कोई ध्वनि को निकालते हैं तो उसको तालव्य वर्ग में रखा जाता है। जब तालु का इस्तेमाल करके कोई ध्वनि निकलेगी तो उसको तालव्य वर्ग में रखा जाएगा। इसी प्रकार जब मूर्धा का इस्तेमाल करके कोई ध्वनि निकाली जाती है तो उसे मूर्धन्य वर्ग में रखा जाता है। मूर्धा से कोई ध्वनि निकलेगी तो मूर्धन्य वर्ग। इसी प्रकार जब दांतों का इस्तेमाल करके कोई ध्वनि निकलेगी, यानी कि जब हमारे जीभ दांतों को स्पर्श करके, दोस्तों जीभ हमारी जो है वो दांतों के अंदर वाले हिस्से को ही स्पर्श कर सकती है। बाहरी हिस्से को स्पर्श करके आप कोई भी ध्वनि नहीं निकाल पाओगे, और अगर निकल भी जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों, जब दांतों का इस्तेमाल करके कोई ध्वनि निकाली जाती है तो उसको दंत्य वर्ग में रखा जाता है। इसी प्रकार जब हम होठों का इस्तेमाल करके कोई ध्वनि निकालते हैं तो उसको ओष्ठ्य वर्ग में रखा जाता है। होठ का इस्तेमाल करके कोई ध्वनि निकलेगी तो ओष्ठ्य वर्ग। दोस्तों, इनके अलावा कुछ ध्वनियाँ दंतमूल से निकाली जाती हैं। दंतमूल यानी कि मसूढ़ा, दंत यानी कि दांत, मूल यानी कि जड़ यानी कि दांतों की जड़ अर्थात मसूढ़ा। तो दोस्तों, जब मसूढ़ा से या दंतमूल से कोई ध्वनि निकलेगी तो उसे वर्त्स वर्ग में रखा जाएगा। दंतमूल से निकलेगी या मसूढ़े से निकलेगी तो वर्त्स वर्ग। इसी प्रकार दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ को मिलकर बना है दंतोष्ठ, यानी कि ऊपरी दांत और निचला होठ। दोस्तों, जब आप बोलते हो तो आपका ऊपरी दांत जो होता है वो निचले होठ से या निचला होठ ऊपरी दांत से स्पर्श होकर ही कोई ध्वनि निकलती है। आप ऊपरी होठ को निचले दांत से स्पर्श करके कोई भी ध्वनि उस तरह की नहीं निकाल पाओगे जिसका कोई मतलब हो। उसको करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जो दंतोष्ठ है उसमें ऊपरी दांत और निचले होठ का प्रयोग होता है, और वहाँ से जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसको दंतोष्ठ्य वर्ग में रखा जाता है। यानी कि दंतोष्ठ अगर स्थान से कोई ध्वनि निकलेगी, ऊपरी दांत और निचले होठ का प्रयोग करके कोई ध्वनि निकाली जाएगी तो उसको दंतोष्ठ वर्ग में रखा जाएगा।
दोस्तों अगला है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो होता है वो हमारे गले में उपस्थित होता है। दोस्तों जब आप लोग ओम शब्द का उच्चारण करते हो तो आप अपने स्वर यंत्र में ही कंपन उत्पन्न करते हो, वही स्वर यंत्र है। तो वहाँ से जब कोई ध्वनि निकलेगी तो उसको स्वर यंत्रीय वर्ग में रखा जाएगा। यानी कि जब स्वर यंत्र का प्रयोग करके कोई ध्वनि निकाली जाएगी तो उसे स्वर यंत्रीय वर्ग में रखा जाएगा। दोस्तों अगला है उच्छिप्त। इसमें जब आपकी जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को छुए और फिर झटके से नीचे आ जाए, यानी कि जीभ उठकर मूर्धा को छुए और झटके से नीचे आ जाए, अगर ऐसा कोई ध्वनि को उच्चारण करते समय होता है तो उसको उच्छिप्त कहा जाता है। दोस्तों जब आप अड़ और अढ़ का उच्चारण करोगे तो आप देखोगे कि जीभ उठकर मूर्धा को छू रही है और इसके बाद झटके से नीचे आ जा रही है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं घोषत्व की। घोष का अर्थ होता है कंपन। जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे ही घोष कहा जाता है। दोस्तों इस आधार पर ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, अघोष और सघोष। दोस्तों जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, यानी कि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो ऐसी ध्वनियों को अघोष कहते हैं। लेकिन जब बोलते समय या उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे सघोष कहा जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राणत्व की। प्राण का अर्थ होता है कि जो वायु या जो हवा यानी कि ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं उसे ही प्राण कहा जाता है। तो प्राणत्व का अर्थ हो गया वायु से। तो इस आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्प प्राण ध्वनियाँ और एक होता है महाप्राण ध्वनियाँ। तो जो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं वो ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलते समय मुख से कम हवा बाहर निकलती है, यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलेगी उसे अल्प प्राण कहेंगे। और महाप्राण वो ध्वनियाँ होती हैं, दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब हवा यानी कि कम हवा। तो उससे कम हवा निकलेगी तो मुख से कम हवा निकलेगी तो अल्प प्राण, और महाप्राण में महा यानी कि ज़्यादा, प्राण मतलब कि हवा, यानी कि बोलते समय मुख से ज़्यादा हवा अगर निकल रही है बाहर तो ऐसी ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियाँ कहेंगे। यानी महाप्राण वे हुए जो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक हवा बाहर निकलती है। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो समझने के बारे में था। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। और अगले वीडियो से हम लोग बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। चूंकि हम यहाँ रटने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को जानबूझकर छोटा रखा गया है ताकि इसे आसानी से जरूरत पड़ने पर रिवाइज किया जा सके। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ ही वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपनी पसंद या नापसंद हमें बताएं और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर अपनी राय और आने वाले वीडियोज़ के लिए अपनी कीमती सुझाव हमसे साझा करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।